ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस एस्टैब्लिश करना बहुत ही इजी। मेरा जो अकाउंटेंट था उसको मैंने बोला तो उसने मेरे ही नाम से एक मेरा बिजनेस नेम रजिस्टर करवाया, तो ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर मिल गया, कंपनी एस्टैब्लिश हो गई। ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस करना आसान है लेकिन लेबर बहुत महंगी है। कोई रेड टेपिज्म नहीं है, कोई आपको गवर्नमेंट का आदमी आकर के दुखी नहीं करता। आप ऑनेस्टली अपनी इनकम को डिक्लेयर कीजिए, आप एक समरी बनाइए, अपने सीए को दे दीजिए, सेट फॉर्मेट के अंदर वो रिपोर्ट कर देता है। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है, लॉस है तो लॉस है। शुरुआत के दिनों में मेरे बिजनेस में लॉस होता था। कोई भी नया बिजनेस करोगे तो उसमें लॉस होता है जी। तो वो मेरी बिजनेस के ऑपरेशंस में जो लॉस होता था वो मेरी जॉब के इनकम से ऑफसेट होता था। ठीक। तो मुझे टैक्स भी कम देना पड़ता था। धीरे धीरे जब मेरा वो बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया मैंने जॉब छोड़ दी। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं एक महीने में 1 कंटेनर फास्टनर्स का इंडिया से इंपोर्ट करता था। तो मैंने बैकवर्ड इंटीग्रेट करने के लिए कहा, पर मेरे फादर बैकवर्ड इंटीग्रेट नहीं करना चाहते थे। उन्हें पता था हिंदुस्तान में बिजनेस करने में कितनी दिक्कतें हैं। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माई माउथ। मेरे को सारी उम्र जो है कैपिटल जनरेट करने में, उसको री इन्वेस्ट करने में ही निकल गई है। एक पैशन है और एक कंटेंटमेंट है। नोट छापना इज नॉट द अल्टीमेट गोल। हिंदुस्तान में एक बिजनेस इकोसिस्टम को शुरू करने के लिए कितनी टीथिंग प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ये वही जानता है जो एक बिजनेस शुरू करता है। आज हमारे साथ हैं एक हिंदुस्तानी एंटरप्रेन्योर, हिंदुस्तान ओरिजिन के ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैं। इनको 3 दशक से ज्यादा हो गया है हिंदुस्तान के एक बिजनेस सिस्टम को प्रमोट करते हुए। इन्होंने बिजनेस हिंदुस्तान में शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया में अपना बिजनेस सेटअप किया, ऑस्ट्रेलिया में सिटीजनशिप लिया, फिर वापस आकर के हिंदुस्तान में उस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का प्रोडक्शन शुरू किया और ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट किया। आज हम इनसे बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने बिजनेस कैसे सेटअप किया, वहां पर क्या दिक्कतें आई और अब इनका आगे का प्लान क्या है। सर, आपका इंडिया आर्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो हम आपसे पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि आप इंडिया से बिजनेस करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस क्यों शुरू किया सर, और वो भी 90s के दौर में, जिस समय हिंदुस्तान के लिए डॉलर सबसे बड़ा मतलब कैश स्टार्व कंट्री थी इंडिया। अब तो इंडिया के पास काफी डॉलर्स हैं। आपने माइग्रेट कैसे किए ऑस्ट्रेलिया के लिए सर? मेरा जो था, इंडिया में मैं बिजनेस करता था, एक बैड फेज लाइफ में आया, मेरा बिजनेस बंद हुआ। जिस टाइम पे मेरा बिजनेस बंद हुआ उस टाइम पे ना एक स्टिग्मा होता था कि आपने बिजनेस आपका बंद हो गया तो आप सर्विस के लायक भी नहीं रहते। तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मुझे लगी कि मैं अगर माइग्रेट करता हूँ तो शायद मैं वहां से अपनी लाइफ नहीं शुरू कर सकता हूँ, और ऐसा ही हुआ। माइग्रेट करने के लिए इंडिपेंडेंट पॉइंट स्कीम, इंडिपेंडेंट स्किल कैटेगरी थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसके अंदर मैं क्वालिफाई कर गया ऑन द बेसिस ऑफ माई एजुकेशन, माई एज एंड माई इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। तो मैं जब गया था तो मैं यहीं से ही ऑस्ट्रेलियन पीआर लेकर के ही ऑस्ट्रेलिया गया। अच्छा, आपको पहले पीआर मिल गया था? हाँ, मैं पीआर लेकर के ही गया। पीआर मींस परमानेंट रेसिडेंसी। और जिस कंपनी में मैं इंडिया में काम करता था उसी कंपनी के एक एक्स बॉस मेरे थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया में थे। तो इनिशियली उन्होंने मुझे एस्टैब्लिश करने में एक जॉब मिली, उस जॉब को भी किया और साथ साथ अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखी। लकीली मुझे इंपोर्ट करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया में इंपोर्ट करने के लिए फास्टनर्स का एक कंपनी मिली। मेरे फादर फास्टनर्स कंपनी के अंदर काम करते थे, तो वहीं से ही मैंने ऑर्डर लिए, अपने फादर को ऑर्डर्स पास ऑन किए। उन्होंने यहाँ पे अपनी शिपमेंट्स कंसोलिडेट करी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करी इंडिया से, और मैंने इंपोर्ट करी। ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस एस्टैब्लिश करना बहुत ही ईजी। मुझे नहीं याद पड़ता, मुझे मेरा बिजनेस मतलब मेरा जो अकाउंटेंट था उसको मैंने बोला तो उसने मेरे ही नाम से एक मेरा बिजनेस नेम रजिस्टर करवाया। जो मेरा ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस में जो मेरा टैक्स फाइल नंबर था उसी पे मुझको ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर मिल गया, कंपनी एस्टैब्लिश हो गई। इतना आसान? इतना आसान। सोल ट्रेडर मतलब जो यहाँ पे प्रोप्राइटर होता है वो वहां पे सोल ट्रेडर होता है। मैं जॉब करता था उसकी इनकम और जब मैं बिजनेस करता था उसकी इनकम ऐड होकर के मेरी इनकम बनती थी। शुरुआत के दिनों में मेरे बिजनेस में लॉस होता था। कोई भी नया बिजनेस करोगे तो उसमें लॉस होता है जी। तो वो मेरी बिजनेस के ऑपरेशंस में जो लॉस होता था वो मेरी जॉब के इनकम से ऑफसेट होता था। ठीक। तो मुझे टैक्स भी कम देना पड़ता था। धीरे धीरे जब मेरा वो बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया मैंने जॉब छोड़ दी और इंडिया से इंपोर्ट करता था।
मैंने चाहा कि मैं इंडिया में बैकवर्ड इंटीग्रेट करूं, क्योंकि बहुत सारे फास्टर्स, बहुत अलग टाइप के फास्टर्स में, एक कस्टमर, दो कस्टमर, तीन कस्टमर। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं एक महीने में एक कंटेनर फास्टर्स का इंडिया इंडिया से से हाँ इम्पोर्ट करता था। ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, तो मैंने बैकवर्ड इंटीग्रेट करने के लिए कहा, पर मेरे फादर बैकवर्ड इंटीग्रेट नहीं करना चाहते थे। उन्हें पता था हिंदुस्तान में बिजनेस करने में कितनी दिक्कतें हैं। वो एक ऐसा टाइम था जब चाइना जो था एक्सपैंड कर रहा था, तो धीरे धीरे वो जितने भी मेरे कस्टमर्स थे उनके पास चाइनीज सेलर्स जाते थे, उनके प्राइस कम होते थे, तो हमारा प्राइस एडवांटेज खत्म होता चला गया। धीरे धीरे मेरा वो बिजनेस बंद हो गया। जिस लाइन में सीएनसी लाइन में मैं काम करता था, तो मैंने उसी का ही बिजनेस शुरू किया। मैंने वहां पे सीएनसी की एक वर्कशॉप लगाई। ओके। हाँ, वहां पे ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस करना आसान है, लेकिन लेबर बहुत महंगी है। बिल्कुल ठीक। फिर लेबर को मेंटेन करना बहुत महंगा है। वहां पे कोई भी लेबर रखोगे, आपको उसका सुपर एनुएशन देना पड़ेगा। जितनी उसकी पे होती है उसका करीबन 9-10% उसको सुपर एनुएशन, वहां का सुपर एनुएशन, यहाँ का प्रोविडेंट फंड। बिजनेस के रनिंग एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन मैंने एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी खरीदी, एक घर खरीदा, एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदी। वहीं पे मैंने अपनी सीएनसी की मशीन्स लगाई और मैं एक कंपनी के साथ काम करता था सिडनी में। 2-3 साल ठीक चला। उसके बाद जिस कंपनी का मैं काम करता था उन्होंने अपनी मशीन लगा ली। अच्छा, सीएनसी की। हाँ, और उसी टाइम पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया। 2008 की बात कर रहे हैं। 2008 की बात आई। एक लॉस, दूसरा लॉस, तो फिर मैं उसको सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि मैं 1 या 2 ही खुद चलाता था मशीनें और 1-2 आदमी रखता था। तो जब बिजनेस ही नहीं रहा तो बहुत बहुत टाइम खराब था। तो वहाँ का बिजनेस वाइंड अप करा। फिर मेरे पेरेंट्स भी ओल्ड एज के थे, तो फिर उनका भी ख्याल रखना था। तो फिर मैं 2011 में इंडिया वापस आ गया और फिर यही कास्टा में तुम्हारी कंपनी के बगल में फैक्ट्री ली है। उसके बाद से जो भी है तुमने देखा ही है। अच्छा सर, एक जो मेन चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जितने भी आईआईटीएन या बीएचए के इंजीनियर्स होते हैं, वो ज्यादातर ना नोट छापने के लिए बाहर जाते हैं। डॉलर्स मिंटिंग मशीन्स होते हैं। लाइक अगर आप अभी नौकरी कर रहे होते तो शायद आप करोड़ों डॉलर कमा चुके होते, है ना। तो नौकरी करना और एक एंटरप्रेन्योर बनना, आपने ये सफर प्रेफर क्यों किया? एक एंटरप्रेन्योर बनने का सफर क्यों प्रेफर किया ओवर एंड अबव योर क्वालिफिकेशन? बिकॉज आईआईटीएम मींस बस दिस इज द एंड ऑफ द वो। ऐसा नहीं है बॉस। मेरे को मैकेनिकल इंजीनियर बनना था, मैं मैकेनिकल इंजीनियर बना, बाय चॉइस बना। मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता था, मैन्युफैक्चरिंग मेरा पैशन है एंड आई हैव लिव्ड माय लाइफ विद माय पैशन। मैं जॉब नहीं कभी करना चाहता। मैंने जितने भी अपने करियर में जॉब करी है केवल अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में। आई वाज नॉट बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माय माउथ। मेरे को सारी उम्र जो है कैपिटल जनरेट करने में, उसको री इन्वेस्ट करने में ही निकल गई है। बट आई एम हैप्पी। जहां मैं पहुंच गया हूं, यहां तक कि मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑलमाइटी। एक पैशन है और एक कंटेंटमेंट है। नोट छापना इज नॉट द अल्टीमेट गोल। दैट इज ट्रू। हम देखते हैं आप तो हर समय रात के 10-10 11-11 बजे तक लगे रहते हैं। 3-3 फैक्ट्रियां। बिकॉज़ आई डू इट, इट्स माय पैशन, आई लव इट। ऑस्ट्रेलिया में लोगों को, जैसे आपने बिजनेस शुरू किया था, कितना स्मूथ रहा ये सिस्टम बिजनेस एस्टेब्लिश करने का? बिजनेस एस्टेब्लिश करने का तो आपको मैंने बताया, विद इन नो टाइम। वहां पे तो बिजनेस एस्टेब्लिश करना, वहां पे उनके नॉर्म्स हैं, आप उनको फॉलो करते जाइए। कोई रेड टेपिज्म नहीं है, कोई आपको गवर्नमेंट का आदमी आकर के दुखी नहीं करता। आप ऑनेस्टली अपनी इनकम को डिक्लेयर कीजिए, आप ऑनेस्टली सारे काम करते चले जाइए। एंड ऑफ द ईयर अपने पेपर्स जो है आप खुद ही सारे पेपर्स जो हैं आप उनको कंपाइल कीजिए, एक समरी बनाइए, अपने सीए को दे दीजिए, सेट फॉर्मेट के अंदर वो रिपोर्ट कर देता है। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है, लॉस है तो लॉस है। वहां पर टैक्स इवेजन कितना कर होता है? लोग टैक्स चोरी कितना करना चाहते हैं, करते हैं? चोरी करना एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, नेचुरल है। हर कोई आदमी चोरी करना चाहता है। आदमी को ये लगता है जो टैक्स दे रहे हैं हम क्यों दे रहे हैं, लेकिन चोरी करना मतलब टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, दो अलग अलग चीजें। चोरी है टैक्स इवेजन में, टैक्स प्लानिंग जो है लीगल है, लीगल टूल्स हैं आपके पास।
बिल्कुल। आप उनके रहते हुए कुछ भी काम कीजिए। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक थिंकिंग है, वो ये मानते हैं हम हर इंडिविजुअल को, हर इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कोई बहुत बड़ी हेरा फेरी कर रहा है, कोई आदमी, मतलब वो ये मानते हैं कि भाई इतना तो हमारा लॉस होना ही है। अगर मान लो हमारे पास $1000 का नुकसान हो रहा है और उस $1000 के नुकसान को रिकवर करने के लिए हमारे $10,000 लग रहे हैं, कोई फायदा नहीं कोई है। फायदा नहीं है ना। क्योंकि जो उनके सिस्टम के जो लोग हैं वो भी तो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम के हिसाब से हाईली पेड लोग हैं। कॉमन सेंस वाली बात है साहब, $1000 रिकवर करने के लिए अगर आप $10,000 का खर्चा कर रहे हो, बेटर है ना 1000 जाने दो। नहीं, दूसरा एक और चीज़ है, अगर सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, अगर सिस्टम आपको दुःख दे रहा है, तो आप टैक्स इवेज़न के बारे में सोचोगे भी। क्या वहाँ का सिस्टम दुखदाई है, कॉम्प्लिकेटेड है? हम इसको कंपेयर नहीं करते, बट जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो यहाँ बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट है। मेरा तो पैशन है। अब तो मैं उस स्टेज के अंदर आ गया कि मैं केवल एक सोसाइटी को पे बैक कर रहा हूँ और मेरा अपना पैशन है। पर्पस टू लिव है आपका। इट्स योर मैं पर्पस तो टू कहता लिव। हूँ कोई आ जाए मेरा बिजनेस, मतलब कैलिबर वाला आदमी होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव बहुत केपेबल आदमी होना चाहिए। मैं तो आज उसको बिजनेस दे दूं। माय चिल्ड्रन दे डोंट वांट टू जॉइन मी आई एंड नो। आई एम हैप्पी, बट आई वांट टू पास ओवर दिस बिजनेस टू समवन हु इज केपेबल एंड कैरी फॉरवर्ड द गुड वर्क। मिलेगा ऐसा आदमी, नहीं मिलेगा अगेन। मैंने अभी तक यहाँ तक आने का नहीं सोचा था, हो सकता है आगे वो भी हो जाए। ऑस्ट्रेलियन बिजनेस में आपका जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, वो कितने ज़्यादा हैं विस-अ-विस व्हाट वी हैव हियर इन इंडिया? ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है कि आप इतने परसेंट प्रॉफिट से नीचे काम नहीं करोगे। जैसे यहाँ पर है शायद, यहाँ पर नहीं, 8% से ऐसा यहाँ पे टैक्स वाले देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट 8%। कितना आ रहा है, ऐसा नहीं है। वहां पे भी ग्रॉस प्रॉफिट देखा जाता है। वहां पे भी आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि जब कोई रिटर्न भेजता है तो वो कंप्यूटर ही अपने आप पिक कर लेता है। स्क्रूटनी में ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट केस चले जाते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतने परसेंट पे काम करना है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कभी कभी लोग 100%, 200% पे भी काम करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कोई भी आदमी 30% ग्रॉस के नीचे काम नहीं करता। ओह! उसके नीचे आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। ये बात भी ठीक है। 30% तो मिनिमम टैक्स है, 10% जो है कम से कम वहां के ओवरहेड्स है। तो अल्टीमेटली वही 10, 12, 15% नेट प्रॉफिट छूट जाता है। इंडिया के अंदर इंडस्ट्री लेना एक बहुत मुश्किल काम है। मतलब एक आम आदमी सोचे, आपने यहाँ पर इंडस्ट्री लिया बिकॉज़ आपके पास एक कैपिटल था जो आपने वहाँ से जनरेट किया था। इंडिया के अंदर इंडस्ट्री बहुत महँगी है, इंडस्ट्रियल एरिया बहुत महँगा है। ऑस्ट्रेलिया में कैसा है सर? कितना महँगा है? अलॉटमेंट प्रोसेस कितना कॉम्प्लिकेटेड है? कितना सिंपल है? कितनी महँगी है ज़मीन वहाँ पर? वहां पे कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है जो आपको लैंड एलोकेट करे। यहाँ पे यूपीसीडा है, एचएसआईडीसी है, एमएसआईडीसी है, ये स्टेट डीएसआईडीसी गवर्नमेंट्स है, की हाँ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। वहाँ आपको कोई स्टेट का इस तरीके का वहाँ पे कल्चर ही नहीं। ओके। आप, हाँ, इंडस्ट्रियल, अगेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस एरिया में मैं काम करता हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा मैन्युफैक्चर, ऑस्ट्रेलिया में मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप ज्यादा नहीं है। और सिडनी तो अपने आप में बहुत महँगा शहर है सर। अरे शहर महंगा है, लेकिन डाउनटाउन। मैं उस शहर को भी ज्यादा बिलोंग नहीं करता, अच्छा, ठीक, क्योंकि जो नेचर ऑफ जो मेरा पैशन है, मैं वहां को बिलोंग नहीं करता। ठीक। मैं तो, मेरा तो सब कुछ ब्रेड एंड बटर, सब कुछ जो मेरा पैशन है वो यहाँ है। यहाँ है। अगर मैं यहाँ पे एक्स नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉय कर सकता हूँ, तो वहां पे तो मैं 2 ही कर पाता। यहाँ मैं तो 40-50 भी कर लेता हूँ। तो प्रोडक्शन आपके यहाँ पर उस तरह से ज़्यादा निकल जाती है। प्रोडक्शन की बात नहीं है विजय, बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अगेन जैसे मैंने आपको बताया, जब गवर्नमेंट कहती है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को इंटरेस्ट नहीं है मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने। ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी थ्राइव करती है माइनिंग के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। अगेन एग्रीकल्चर मैकेनाइज्ड है, टूरिज्म के ऊपर, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये वहां की इकोनॉमी की मेन स्टे है, प्लस हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन। और वहाँ पर तो एक आपका नॉर्म है। जब उन्हें इकोनॉमी को बूस्ट करना होता है, तो वो एक पूरे का पूरा एरिया काउंसिल्स लेकर के उसको डेवलप करना शुरू कर देते हैं। फिर ओके। डिमांड कैसे बढ़ती है, वो इमिग्रेंट्स को बुलाते हैं। जो इमिग्रेंट्स आएंगे, जो घर खरीदेंगे। जॉब करेंगे, टैक्स पे करेंगे, जरूरतें बढ़ेंगी, घर खरीदना होगा, फिर वो जाकर के इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे। घर खरीदेंगे, व्हाइट गुड्स लेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, बच्चों के लिए स्कूल बनाने पड़ेंगे,
एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, स्कूल बनाएंगे, तो उनका अपना स्टाइल है काम करने का और कोई डिफरेंट नहीं है, हर गवर्नमेंट इसी तरीके से काम करती है। जैसे आपने वहाँ पर फैक्ट्री लिया तो वो कितने तक का कॉस्ट किया था? अगर हम कॉस्ट का देखो, जब ये फैक्ट्री ली थी, ये वो तो 50 लाख की ली थी, हाँ, अब इसकी आज की वैल्यू कई करोड़ में है। ठीक है, उसी हाँ। तरीके से जब मैंने सिडनी में 2000 में इंडस्ट्रियल यूनिट खरीदा था, फैक्ट्री नहीं खरीदी, एक बहुत छोटा सा इंडस्ट्रियल 160 स्क्वायर मीटर का एक छोटा सा वर्कशॉप वो खरीदा। उस टाइम पे मैंने वो $142,000 में लिया था। आज उसको लेने चले जाओ तो शायद वही $500,000-600,000 का मिलेगा। ज़्यादा नहीं बढ़े रेट मतलब? ज्यादा क्यों नहीं बढ़े? 5-6 गुना हुआ। 5-6 गुना। 25 साल में 5-6 गुना कुछ भी नहीं है इंडिया के हिसाब से। नहीं नहीं, हाँ, देखो बात पता क्या है, वहां पे अगेन पॉलिसीज डिफरेंट है। अगर आप वहां पे घर खरीदने जाते हो तो आप 5 या 10% का डिपॉजिट बैंक में दीजिए और टर्म ऑफ लोन आपको 30-35 ईयर्स मिल जाएगा, इतना लंबा? डिपेंडिंग ऑन योर एज। अगर आप ऑलरेडी 50 के हैं तब शायद 20-25 साल का मिलेगा, लेकिन अगर आप 60 के हैं तो शायद आपको 5-10 साल के एज के हिसाब से। लेकिन अगर आप 20, 30, 40 के हैं तो इजीली 35 ईयर्स का लोन लोन मिल आपको जाएगा। मिल जाएगा। ये है रेजिडेंशियल। कमर्शियल या इंडस्ट्रियल लोन अगर आपने लेना है, वहां के बैंक्स की थिंकिंग बड़ी सिंपल है कि जो बिजनेसेस हैं दे आर ऑल हाई रिस्क, स्पेशली स्मॉल बजट, स्मॉल बिल्कुल, बिजनेसेस, बिल्कुल। उनको हाई रिस्क कैटेगरी में डालते हैं। तो अगर आपको एक छोटा सा फैक्ट्री यूनिट खरीदना है तो आपको 30% का डिपॉजिट चाहिए और टर्म ऑफ लोन जो है वो 10 साल से ज्यादा नहीं। सो बाइंग इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इवन कमर्शियल प्रॉपर्टी है। हाँ, सेम कमर्शियल प्रॉपर्टीज आर हाईली रिस्क, दे आर रेटेड एज रिस्क, हाई रिस्क प्रपोजिशन। और इंडियंस वहाँ पर कितने कर एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बहुत अंदर? हैं, बहुत इंडियंस बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इंडियंस बिजनेस कर रहे हैं। इंडियंस देखो, मेरे को तो बिजनेस ही करना था, ठीक। अगर मैंने तो जॉब मजबूरी में करी। मुझे अपनी छोटी सी पान की दुकान लगानी थी भाई, वो मैंने लगा दी। सीएनसी की दुकान लगानी थी। सीएनसी की दुकान लगा दी मैंने। सीएनसी मैंने इंजीनियरिंग करी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन ली मैंने। सीएनसी का जो कोर्स मैंने 4 साल बीएचयू में पढ़ाई करी, तब मैंने मुश्किल से 2% अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया। पर बीएचयू तो अपने आप भाई में हम जब पढ़ते थे तो हम तो हर तरह के मैकेनिकल हाँ। इंजीनियरिंग के सब अलग अलग जितने भी फील्ड्स हैं वो बिल्कुल। सबको पढ़ते थे। लेकिन आप जब लाइफ में करियर पिक करते हैं तो आप तो एक ही पिक करते हैं ना। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग, ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन, वो जो आपको पढ़ाते हैं उसको आपको अप्लाई करना सिखाते। मैंने वहां पे सीएनसी का कोर्स किया, जो मैंने वहां कोर्स किया उसको मैं आज भी अप्लाई करता हूँ। और जबकि जो बीएचयू में आपने पढ़ा उसका केवल 2% भी आप 2%, लेकिन उसका मुझे फायदा बहुत हुआ नहीं, ना। ऑब्वियसली आपका तो आईक्यू देखो लेवल, हाँ, एक लॉजिक, हाँ विजन खुलता है। दूसरा, उस बीएचयू की एजुकेशन के ऊपर ही तो मेरे को वहां पे पीआर मिला। अगर बीएचयू की एजुकेशन नहीं होती तो मेरे को परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलती। अच्छा, और वहां पे दिस रिमाइंड मी ऑफ समथिंग, अब तो मैकेनिकल इंजीनियर्स जो हैं वहां पे माइग्रेट कर ही नहीं सकते, उनको डिमांड ही नहीं है मैकेनिकल इंजीनियर्स। वो माइग्रेट केवल उन लोगों को कराते हैं जिनकी वहां पे इकोनॉमी को जरूरत है। उनको सॉफ्टवेयर के लोगों की जरूरत है, उनको फाइनेंस वालों की जरूरत है, एग्रीकल्चर वालों की सबसे ज्यादा जरूरत है। इवन शेफ्स की जरूरत है। शेफ बन के चले जाओ, आपको पीआर मिल जाएगी। पर अब तो माइग्रेशन सभी जगह बहुत डिफिकल्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया में भी डिफिकल्ट हो गया, न्यूजीलैंड में भी है, इवन कनाडा में चेंज हो गया। अमेरिका तो हमेशा ही मुश्किल था। नहीं, मुझे याद है 1998-99 में टीचर्स, बिकॉज मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ तो फिजिक्स का उन्होंने मेरे को ऑफर किया था। ये बात कब किया? 1998 में, बिकॉज समबडी नोन टू मी जो करनाल डेयरी प्रोडक्ट से लेके गए थे, वो उधर उन्होंने अपना काम शुरू किया था। देन दे रिकमेंडेड हाँ, माय नेम, हाँ। ऐसा कुछ था। तो बट आई वाज अगेंस्ट इट, मैंने कहा छोड़ो इधर ही ठीक है। बट आपको काम करने में मजा कहाँ आया, इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया में? देखो, नो कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, इवन बेटर देन अमेरिका। क्राइम नहीं है, वहां की गवर्नमेंट की थिंकिंग अलग है। अभी तो रिसेंटली कुछ एंटी माइग्रेशन रैलीज वगैरह हुई हैं, लेकिन मुझे कभी ऑस्ट्रेलिया में कोई रेसिज्म की कभी भी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, पिछले 3-4 साल में कुछ शुरू हुआ था, बट जस्ट आने जाने वाली बात। हाँ, बट मुझे कभी रेसिज्म का प्रॉब्लम नजर नहीं आया, कभी किसी ने मुझे अब्यूज नहीं करा, मुझे कभी कोई। देखो, वहां जाओगे, वहां के कल्चर को अडॉप्ट करोगे तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू, ठीक है और ना। तो और आपके तो बच्चे भी अब उधर सेट हो गए, हाँ, सेटल हो गए। अगेन यंग वंस के लिए जो वहां पे लोग, देखो मैं गया था, आई वॉज ऑलरेडी 32 years old when I went there।
तो मैं हार्डकोर इंडियन नेशनल था और मतलब इंडियन कल्चर का आदमी था। तो मैंने वहाँ के कल्चर को रिप्लेस नहीं करा है अपने कल्चर के साथ। उनके कल्चर को एम्ब्रेस करके उनके साथ उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करी, अपने कल्चर को मेंटेन की। अगर मैं अपना कल्चर उनके ऊपर थोपने लग जाऊं तो डेफिनेटली वो लोग मेरे को निकालेंगे वहां से। लिव एंड लेट लिव वाले लोग हैं, बहुत बढ़िया कंट्री है, बहुत बढ़िया लोग हैं। ये तो सब बेकार की बातें हैं, जस्ट टू क्रिएट ट्रबल। मतलब अगर एक यंग एंटरप्रेन्योर ऑस्ट्रेलिया में जाए तो उसको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, जो उसकी बिजनेस वाइज जो प्रॉब्लम है वो तो आएगी आएगी, वो तो देखो हर जब जगह है। जब जगह आप जाओगे तो इनिशियल प्रॉब्लम्स तो आएंगे। जैसे मैं लकी रहा क्योंकि मुझे एक ऑलरेडी एक सोर्स के थ्रू, एक जानकार के थ्रू मुझे जॉब मिल गया। लेकिन जो फर्स्ट टाइम माइग्रेट करके जाते हैं तो फर्स्ट जॉब लेना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज दे ऑल वांट टू नो कि आपके पास ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस क्या है। अरे भाई मैं अभी आया हूं तो मैं कहाँ से ले आऊं ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस जब तक मुझे पहला जॉब नहीं मिले। पहला जॉब लेना इज ए वेरी वेरी टफ थिंग इन। एक बार आप उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हो फिर देन यू कैन क्लाइम, देन स्काई इज द लिमिट। फिर आप अपने आप को अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप कभी भी अपना करियर चेंज कर सकते हो, आप अपने करियर को कभी भी एडवांस कर सकते हो। किसी भी स्टेज में यूनिवर्सिटी चले जाओ, कोर्स कर लो, अपग्रेड कर लो, पढ़ाई कर लो। इंजीनियरिंग पसंद नहीं आई, प्लम्बिंग कर लो। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है बिजनेस के अंदर किसी भी? कोई मतलब ही नहीं, बहुत हाई लेवल पे होंगे। अब वहां पे वो तो सब जगह अपने है। अदानी जो है बहुत बड़ी एक माइन लगा रहे हैं वहां पे क्वींसलैंड। तो लास्ट फेडरल इलेक्शन के अंदर वो एक मुद्दा था एनवायरनमेंट का। बहुत से लोग फेवर में थे कि माइन लगे, बहुत से लोग फेवर में, अगेंस्ट थे बहुत से लोग। तो वो तो एक फेडरल इशू था, उसके ऊपर एक इलेक्शन लड़ा गया था। तो हम उस लेवल के लोग थोड़ी हैं भाई। दूसरा ना, यहाँ पर जैसे मैं शुरू में मुझे अपना एक्सपीरियंस याद है, जब हम इधर आए थे कासना में, तो कुछ लोकल लोग थे जो कि एक्सटॉर्शन बड़े ऐसा कोई सोफिस्टिकेटेड नहीं तरीके से नहीं करते नहीं थे। नहीं नहीं, ऐसा वहां पे कोई किसी के पास टाइम ही नहीं है भाई इतना। लॉ एंड ऑर्डर तो वहां है, वहां पे आप एक कदम रॉन्ग साइड चल के दिखा दो, यू हैव टू गो बाय द बुक। बाय द बुक। वहां पे सबसे रूल्स जो हैं एनफोर्स किए जाते बनाए नहीं जाते केवल, हैं, एनफोर्स किए जाते हैं। अगर रूल है तो रूल है। और लोगों के दिमाग अगर में है। पुलिस वाला भी गाड़ी चला रहा है तो वो सीट बेल्ट पहन के चलाएगा। एक इंस्टेंस है, जब वहां का एक प्राइम मिनिस्टर होता था बॉब हॉक, उसकी एक रैली जा रही थी, उसने एक रैली करी थी, उस रैली में वो अपनी गाड़ी चला रहा था और उसने अपनी सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। हालांकि रैली में चल रहे थे बहुत स्लो स्पीड पे, कैमरा के ऊपर आया था तो उसके ऊपर बिना सीट बेल्ट चलाने के उसके ऊपर फाइन आया था एंड ही हैड टू पे। एंड ही वाज प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर सीट बेल्ट ना पहनने का फाइन हो गया। फाइन हो गया, उसने पे किया। और कितना अमाउंट था वो? तो जो भी अमाउंट था, बट द थिंग इज कि प्राइम भाई मिनिस्टर हैड आप टू। हाँ, रूल्स आर फॉर एवरीवन। वहां पर नंबर वन आपने कहा पॉलिटिशियन का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। आपने कहा लोकल जो हम उनको गूंस कहें या इन्फ्लुएंसर जो भी कहें, उनका भी वो ऐसा था, कोई। ऐसा तो कोई मतलब है नहीं। देखो प्रॉब्लम्स हैं वहां पे भी, माफिया चलता है, पर आपको पता है आप मत इंडल्ज कीजिए। मतलब ऐसा कोई नहीं होगा कि आकर के आपको दुखी करेगा। हाँ, वही आपके बिजनेस तो स्मूथ चलता एरियाज है। हैं वहां पे भी ड्रग्स चलती हैं, बहुत है। देखो ये तो पेरिल्स हैं, सब जगह हैं। वो सब जगह आप इन सबको, ये नहीं है कि वहां पे स्वर्ग है, वहां पे सब संत रहते हैं। सब जगह है। वहां की गवर्नमेंट की पॉलिसी है, सोशल सिक्योरिटी की बहुत पॉलिसी है। उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि टैक्स पेयर को ज्यादा पैसा देना पड़ता है। शुरू फायदा ये है कि जो लोग, बाय द टाइम यू टर्न 60 और 65 व्हाटएवर वो इज द लास्ट वो एज। तो सुपर एनुएशन पेंशन की बात कर रहा हूँ। सोशल सिक्योरिटी, आपके पास जॉब नहीं है, गवर्नमेंट आपको पैसा देगी कि आप कम से कम खा पी तो लो, रहने को घर तो देगी। रहने को घर भी देगी। हाँ, हाउसिंग कमीशन के घर हैं। अगर वो मेरे पास जॉब नहीं है तो गवर्नमेंट मुझे खाना भी दे, खाने के लायक जो मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के उसके लिए। रूल्स अब चेंज हो गए हैं। हाँ। पहले जो थे, जो नए इमिग्रेंट्स थे, मुझसे करीबन 4 साल 5 साल पहले जो लोग गए थे, मैं 87 में ग्रेजुएट हुआ जी। और मैं 95 में ऑस्ट्रेलिया गया। अगर मैं 87 में ग्रेजुएशन के तुरंत बाद माइग्रेट करता, तो जैसे ही मैं एयरप्लेन में बैठता और लैंड करता, और अगर मेरे पास जॉब नहीं थी, उसी दिन से मुझको सोशल सिक्योरिटी मिलती। जिस टाइम पे मैं गया, उस टाइम पे 6 महीने का वेटिंग पीरियड था। लेकिन ना मैंने कभी एक पैसे की वहां से गवर्नमेंट से कोई मदद किसी तरीके की नहीं ली। नॉर्मली लोग अवॉइड करते होंगे ना,
अनटिल अनलेस की लगा कि हालत ऐसे हो गया तभी। देखो सिस्टम को अब्यूज करने वाले लोग सब जगह, वहां पे गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आप ठीक है, आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास एक बच्चा है तो इतने मिलेंगे, दूसरा हो गया तो थोड़े और मिलेंगे, तीसरा हो गया तो और मिलेंगे। तो जिन लोगों ने इस सिस्टम को अब्यूज करना है, वो बच्चे और करते हैं, उनको और पैसे मिलते हैं, फिर एक बहुत लो लेवल पे जिंदगी बिताते। हर आदमी की अपनी सोच है भाई। वहाँ का ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर कैसा है? आज बॉस, मेरा ब्यूरोक्रेसी से कभी कोई लेना नहीं देना नहीं, नहीं रहा। ऑफिशियल बिजनेस कर रहे हो तो आपको तो ब्यूरोक्रेट से मिलना ही पड़ेगा ना ना। मेरे को आज तक कोई ब्यूरोक्रेट से नहीं मिला। मैं कभी सेल टैक्स का ऑफिस, इनकम टैक्स का ऑफिस और ये कंप्लायंस, वो कंप्लायंस, जो भी कंप्लायंस है, आपके पास फायर सेफ्टी है तो आपकी जो फायर सेफ्टी है, जो आप जिस यूनिट में रहते हैं, स्टाटा जो है उसको टेक केयर करेगा, आपको उसका फीस देना। आपने अगर वहां पे ये नहीं किसी से भी आपने अपनी इलेक्ट्रिफिकेशन करा ली, आपको लाइसेंस इलेक्ट्रिशियन से काम कराना है, लाइसेंस प्लम्बर से आपको काम कराना है, लाइसेंस्ड बिल्डर से आपको बिल्डिंग बनवानी है, सब जो है उनको लाइसेंस इलेक्ट्रिशियन को पता है। कोई भी सामान जो मार्केट में बिक रहा है वो सर्टिफाइड होगा। तो वहां पे उस तरीके से जो है वो आम आदमी को, लेकिन उसकी प्राइस होती है इसलिए चीजें महंगी है। अगर एक बिजनेसमैन वहाँ पर है तो उसको ज़्यादातर सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स या बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनके पास चक्कर काटने का, मिलने का कोई कोई काम मतलब ही ही नहीं। नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। वहां के जो रिपोर्टिंग तो होगी आपकी, वो सेल्स, आप अगर बिजनेस चला रहे हैं, तो आपका सीए कर बिजनेस देगा। बिजनेस बिजनेस एस्टैब्लिश आपको सीए करा करके दे देगा। उसको आप एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर मिलेगा, वो आपके ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस से अटैच होगा, आपके टैक्स फाइल नंबर के साथ अटैच होगा। तो आपको अपने बिजनेस की रिपोर्टिंग तो करनी पड़ेगी हर क्वार्टर, जिसको बिजनेस एक्टिविटी स्टेटमेंट कहते हैं। वो तो ऑनलाइन हो गया। हाँ, वो ऑनलाइन आपके पास चॉइस है। अच्छा। आप ऑनलाइन कीजिए, आप अपने अकाउंटेंट के थ्रू लॉन्च कीजिए, आपके पास चॉइस है। अकाउंटेंट के थ्रू लॉन्च करोगे, आपको ज़्यादा अकाउंटेंट को अच्छा पैसे रहेगा। देना पड़ेगा, लेकिन उसके थ्रू आपको एडवांटेज ये है कि विद इन रूल्स आप काम कर रहे हो, ठीक है ना। और अगर आप अपने आप से करोगे, अगर आप सारे रूल्स जानते हैं, खुद कीजिए, तो गवर्नमेंट ये नहीं करेगी कि आपने खुद क्यों लॉन्च कर। हाँ, वहां गलती होगी तो आपको पकड़ लिया जाएगा, ऑटोमेटिकली नोटिस आ जाएगा। नोटिस आएगा, आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी चीजें। अगर आपने गलती करी है तो आपको पेनलाइज किया जाएगा। अगर आपसे कुछ गलती हुई है और वो सही नहीं है तो आपको पहले पूरा मौका देंगे, भाई एक्सप्लेन करो। वो यहाँ भी होता है, सिस्टम तो वही है। वहाँ का हेल्थ सिस्टम कैसा है? ऑस्ट्रेलिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? हेल्थ सबके लिए हेल्थ फ्री है। कोई हमें। मेडिकेयर कार्ड बनता है, ओके। उस कार्ड के ऊपर आप जाइए। फर्स्ट जो है आपको सबसे पहले मेडिकल सेंटर पे जाना पड़ेगा। वहां पे आपको जनरल फिजिशियन, जीपी कहते हैं, वो आपको देखेगा। अगर फिर वो आपको असेस करेगा, अगर आपको स्पेशलिस्ट को देख, अगर तो वही ट्रीट कर सकता है तो वो ट्रीट कर देगा। जो भी वो आपको ट्रीटमेंट देगा वो आपके नाम से सेंट्रल डेटा में फीड हो जाएगा। जो मेडिकेशन उसने आपको दी है, जो आपकी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स आई हैं, वो सारी सिस्टम में फीड हो जाए। अगर आपका पार्टनर जाकर के उन रिपोर्ट्स को उसी डॉक्टर से मिलके जानना चाहेगा कि मेरे पार्टनर को क्या हुआ, तो डॉक्टर उसको कुछ नहीं बताए। पर 20 साल तक या लंबे समय तक आपका सारा डाटा रहेगा? 20 साल तक नहीं बॉस, मुझे नहीं पता, लेकिन वो हमेशा से आपके पास वहां रिकॉर्ड में। कोई भी डॉक्टर आपको देखेगा तो उसको पता चल जाएगा आपको 20 साल पहले डेंगू हुआ था, चिकनगुनिया हुआ था या हाँ, फिर अगर मैं डॉक्टर भी बदल लूंगा, आज इस डॉक्टर से मिला हूं और 6 महीने बाद दूसरे डॉक्टर से मिलता हूं, या 2 साल बाद तीसरे डॉक्टर से मिलता हूं, तो मेरी सारी मेडिकल हिस्ट्री उसके ऊपर है। मेरी सारी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स वो एक्सेस कर। एंड इट कॉस्ट यू नथिंग। हाँ, वहां तक कुछ नहीं है, लेकिन मेडिकेशन के लिए भी जब आप दवाइयाँ लोगे, अगेन दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। अगर आप सोशल बेनिफिट्स के ऊपर हैं तो वो शायद फ्री हैं। आपके पास कंसेशन कार्ड नहीं है तो यू हैव टू पे द फुल प्राइस। और मेडिकेशन ऐसा नहीं है, जो मेडिसिन ऑफ द शेल्फ मिलती हैं वो आप कोई भी खरीद सकता है जाकर के। जो प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिकेशन है, जैसे एंटीबायोटिक्स है, आपको पेन किलर। कोई एक लो लेवल तक के पेन किलर्स जो हाँ। हैं वो तो ऑफ द शेल्फ मिल हाँ, जाएंगे। शेड्यूल एच वाले पेन किलर आपको जो भी हैं उनका मैं उतनी डिटेल नहीं जानता, लेकिन अगर कोई एंटीबायोटिक आपको चाहिए, जब तक आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, आपको एंटीबायोटिक कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ तो कोई भी जाकर के एंटीबायोटिक खरीद लेता है। हाँ बिल्कुल। एक इसके ऊपर एक बात बताता हूँ,
मेरे ना दांत में दर्द होता था, तो मैं एंटीबायोटिक इंडिया में ले लिया करता था। तो वैसे ही वहां पे दर्द हुआ तो डेंटिस्ट बहुत महंगे हैं वहां पे, और वो सब्सिडाइज भी नहीं है, ओके हेल्थ केयर कवर नहीं करता हूँ। तो मैंने 50-60 एंटीबायोटिक्स अपने फादर से रिक्वेस्ट करके बाई पोस्ट मंगवाए। वो कस्टम्स ने डिक्लेरेशन के अंदर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ये मेडिकेशन है, इतनी क्वांटिटी है। कस्टम्स ने वो सीज कर ली एंटीबायोटिक्स, और मुझे एक वार्निंग लेटर भेज दिया कि ये कमर्शियल क्वांटिटीज के अंदर आपने एंटीबायोटिक्स मंगाई हैं जो कि अलाउड नहीं है, आप इनको अगली बारी नहीं बुलाएंगे, अगर आप अगली बारी फिर मंगाते हैं तो देन लीगल एक्शन विल बी टेकन अगेन। आपने केवल और केवल एंटीबायोटिक कुछ यहाँ से मंगवाई, दैट्स ऑल। एंटीबायोटिक्स, हाँ, क्योंकि वो वहां शेल्फ पे मिलती नहीं थी, मुझे भी रूल का ज्यादा पता नहीं था, मैंने कहा ये नहीं मिलती, मैं इंडिया से मंगा लेता हूँ। जैसे हम यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, वहां पर भी क्या हेल्थ वहां पे इंश्योरेंस? भी हेल्थ इंश्योरेंस होती है। तो वहां पे जो हेल्थ गवर्नमेंट चाहती है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस कराएं, तो वहां पे एक मेडिकेयर लेवी लगती है। अगर आपकी इनकम जो है $75,000 पर ईयर से नीचे है, आपको गवर्नमेंट उतने लेवल की एक मेडिकेयर, मतलब मेडिकल फ्री है, लेकिन एक मेडिकेयर की लेवी लगती है, ठीक है, जो कि आपकी इनकम में से डिडक्ट करती है साल के एनुअली। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 75,000 के ऊपर जाती है, और अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस नहीं लेते, तो वो मेडिकेयर लेवी बहुत हैवी हो जाती है। तो फिर आपको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, उसको अपनी इनकम से ऑफसेट कीजिए। प्राइवेट इंश्योरेंस लेने का फायदा ये है कि आप जीपी जीपी आपका जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो जीपी है। अगर उसको लगता है आपको किसी स्पेशलिस्ट को मिलना है, तो फिर वो स्पेशलिस्ट के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर देगा, फिर आप स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, स्पेशलिस्ट जो है आपको अपॉइंटमेंट देगा, उसमें टाइम लग सकता है, और स्पेशलिस्ट की फीस बहुत ज्यादा होती है। उसके अंदर एक लिमिट है कि साल के अंदर इतने अमाउंट के आप खर्चे करने के बाद, मेडिकेशन भी इतनी मेडिकेशन लेने के बाद भी अगर आपको और मेडिकेशन लेनी पड़ती है, फिर वो नॉर्मल आदमी, मतलब वो ये कहते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई आदमी बीमार हो गया, उसकी सारी इनकम बीमारी में ही निकल जा रही है, तो वो गवर्नमेंट वो नहीं होने देती। $7-8 हजार, अब मुझे लेटेस्ट, क्योंकि मैं कई साल से वहां रहता नहीं हूँ, मुझे रूल्स का ज्यादा पता नहीं है कि वो थ्रेशोल्ड क्या है, ठीक है। लेकिन मेरे टाइम पे शायद $7,000 की थी कि एक साल में $7,000 तक की मेडिकेशन जो है आप अपनी जेब से पे करेंगे, उसके ऊपर जब अगर आपको और चाहिए होगी तो वो गवर्नमेंट आपको कंसेशन देती है। जैसे अगर आपकी सैलरी कम है और अगर आपको प्रिज्यूम करते हैं कोई मेजर डिजीज हो गई, फॉर एग्जांपल कैंसर, हार्ट अटैक, तो गवर्नमेंट कितना हेल्प करती है उसमें? हार्ट अटैक हो गया तो आपको, आप 000 नंबर डायल कीजिए, एम्बुलेंस आपके द्वारे आएगी, हाँ, आपको लेके जाएगी। हॉस्पिटल में एंट्रेंस के लिए ये नहीं कि आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है या नहीं है, या कौन है या क्या है, हाँ, आपको इमीडिएटली एडमिट करा जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, बाकी बातें बाद में। पहले और ह्यूमन लाइफ की वैल्यू बहुत है। और बिल? बिल अगर आप उसके अंदर है, हॉस्पिटल के अंदर, तो फ्री है। इमरजेंसी हो गई, हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, तो वो बिल थोड़ी है, तो कोई बिल नहीं? कोई बिल नहीं। अगर मैं ऑस्ट्रेलियन पीआर वाला हूँ, ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मुझे हार्ट अटैक हो गया और मैं डॉक्टर के पास चला गया, तो मुझे ऑपरेशन जो भी होगा, मुझे कोई चार्जेस नहीं देना? ह्यूमन लाइफ की वैल्यू है बॉस। आपको मान लीजिए गॉल ब्लैडर रिमूव कराना है, ठीक है। आपके किडनी में कोई दिक्कत है? किडनी में दिक्कत है, जैसे सिंपल हाँ, केस लेते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। हाँ, ठीक है। गॉल ब्लैडर में आपको दिक्कत हुई, आपको पेट में स्टोन, दर्द हुआ, हाँ, आप जाकर के जीपी से मिले, ठीक है। जीपी ने चेक करा, ये टेस्ट कराओ, ये कराओ, एक्सरे कराओ, ये कराओ, सीटी कराओ, जो कराओ ये कराओ, वो करके उसको एनालाइज हो गया, भाई गॉल ब्लैडर निकालना पड़ेगा, तो वो सर्जन को एक लेटर दे देगा, बोलेगा सर्जन से मिल। सर्जन फिर डिसाइड करेगा कि हाँ जी इसका गैल ब्लैडर जो है निकलना है। फिर वहां पे वेटिंग लिस्ट है, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग चीज नहीं है, फिर आपको लाइन में लगना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस है, तो आपको वेटिंग लिस्ट नहीं है, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, वो आपको ट्रीट कर देंगे। आपको फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल में फिर भी कुछ और पैसा देना पड़ता है, जैसे कुछ मिनिमम जो है, लेकिन आपको फिर वेटिंग नहीं है। लेकिन अगर आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस नहीं है, अगर कोई सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग है, तब फिर वो वेट नहीं करेंगे, फिर वो आपको करेंगे हाँ जी आप तुरंत आइए, आपका तुरंत, आपको अभी हार्ट अटैक आया है, फिर स्टंट डालना है, तो ये थोड़ी कहेंगे 6 महीने बाद आओ जी स्टंट क्या जैसे डालेंगे, एक उसी लाइफ टाइम। सबसे ह्यूमन लाइफ की वैल्यू है।
कैंसर वैंसर के लिए अब कैंसर के अंदर कैंसर वेंसर ट्रीटमेंट के अंदर मेडिकेशन, कीमो फीमो जो भी है गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट देती है। ओह! वो तो यहाँ भी देती है गवर्नमेंट तो। यहाँ कहाँ मिलता है साहब, यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों, जाता है कौन है? वो जो नई स्कीम आई है उसके अंदर। अच्छा, आयुष्मान कार्ड हाँ, सबके लिए ना 5 लाख क्यों यहाँ पे जो हमारे बीपीएल एम्प्लॉयज हैं यहाँ वो पे ईएसआई से ईएसआई में है वो कवर्ड है। तो उनका तो पैसा कटता है ना, वो तो तो पैसा तो वहां भी कटता है, मेडिकेयर लेवी तो वहां सबकी कटती है, मेडिकल के लिए तो हर कोई कंट्रीब्यूट करता है। के यहाँ पर तो सबके लिए नहीं है, जिसका ईएसआई कटता है या सीजीएचएस में है या बाकी चीजों में तो वो करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करवा हाँ, सकते। एक तो आपने बताया कि वहाँ की एजुकेशन स्ट्रेस करती है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट अप्लाई करें, कीजिए। अप्लाई कीजिए। नाउ एजुकेशन वहाँ की कॉस्टली कितनी है और कितना पॉकेट पे फर्क डालती है? जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है 12th तक एजुकेशन सबकी फ्री है, चाहे पीआर हो चाहे ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हो कोई भी हो। 12वीं तक एजुकेशन फ्री है। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर कोई फी नहीं लगती, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके अंदर फीस लगती है एक्स्ट्रा। जो अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट में चले जाएं, वरना जरूर। और एक और वहाँ पे स्कूल्स होते हैं या सिलेक्टिव स्कूल्स, एक 6th क्लास के अंदर एक एग्जाम होता है, उसके अंदर जो बहुत ब्राइट बच्चे होते हैं उनको गवर्नमेंट पिक करके सिलेक्टिव स्कूल्स के अंदर डाल देती। तो सिलेक्टिव स्कूल का बच्चा सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, उसके बाद प्राइवेट स्कूल का बच्चा परफॉर्म करता है, और लास्ट कैटेगरी में ऐसा नहीं है। यूजुअली गवर्नमेंट वहां पे सबको फोर्स नहीं करती। आप 10वीं के बाद एजुकेशन 10th तक बेयर मिनिमम है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ। उसके बाद आप वोकेशनल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लाइसेंस प्लम्बर बनना चाहते हैं, आप लाइसेंस इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं, आप लाइसेंस बिल्डर बनना चाहते हैं, आप लाइसेंस फिटर बनना चाहते हैं, आप डीजल मैकेनिक बनना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन 12वीं तक पढ़ने के बाद अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं और आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैं, एजुकेशन बहुत महंगी है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन बहुत। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैं तो आपको हायर एजुकेशन कंट्रीब्यूशन स्कीम का लोन मिलता है, एक्स। उसके अंदर आपकी एजुकेशन जो आपकी ट्यूशन फी है वो गवर्नमेंट पे करती है, जी। लेकिन आपका रहने का, कॉलेज में पढ़ाई करने के जो और खर्चे हैं वो आपको अपने आप बेयर करने हैं। जब आप एजुकेशन ग्रेजुएट हो जाएंगे, उसके बाद जब आप जॉब करेंगे, तब आपको वो लोन धीरे धीरे करके रीपे करना। और वो आपकी सैलरी से अपने आप कट जाएगा। आप जब जॉब करने जाओगे तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हाँ मैंने इतना लोन ले रखा। एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है वो काट के गवर्नमेंट को। और ये जो है ये केवल ऑस्ट्रेलियन सिटीजन के लिए है या जो पीआर है उनके लिए? पीआर वालों पे ये केवल ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। केवल ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। इसी एजुकेशन में आते हैं सर, आपने कहा प्राइवेट स्कूल्स वर्सेस गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पर इंडिया के अंदर नॉर्मली अगर कोई शख्स 20-25 हज़ार रुपये भी कमा रहा है वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, वो चाहे कैसा भी स्कूल हो। गवर्नमेंट स्कूल को यहाँ पर ज़्यादातर अवॉइड किया जाता है कि वहाँ की एजुकेशन बहुत ही बुरी है, ये मान के चलते हैं एवरेज। अगर ये कहें कि 100 में से 80% लोग या 90% जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूल छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, यहाँ तक दे अवॉइड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू अ गवर्नमेंट स्कूल। वहाँ पर कितने परसेंट लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल को अडॉप्ट करते हैं और कितने परसेंट है जो गवर्नमेंट स्कूल को अडॉप्ट करते हैं? कुछ एक रेशियो। मेरे पास उस स्टैटिस्टिक्स नहीं नहीं, है, रफ लेकिन आप मुझे एक रफ बात आइडिया। बताइए, जी। सेंट्रल स्कूल्स वो भी तो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल यस दे परफॉर्म, देव पर बहुत अच्छा एजुकेशन का लेवल है। सेंट्रल स्कूल में तो हर कोई जा नहीं सकता। जा नहीं सकता आर्मी स्कूल बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, नहीं जाता है, पर दे आर पब्लिक स्कूल्स ना। जो गवर्नमेंट स्कूल की हम बात करते हैं सर, जो सेंट्रल स्कूल है दे आर पब्लिक स्कूल्स। गवर्नमेंट ने उनको अलग बना के रखा, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए बना के रखा, ताकि एक ही सेटअप का सिस्टम मिले। आज वो तमिलनाडु में, कल वो बेंगलोर में, परसों वो दिल्ली में है, तो उनको एडमिशन की कोई दिक्कत ना हो। हाँ, उसका कंसेप्ट वो है। और सर्टेनली उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड लेवल बहुत हाई है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। हम बात करते हैं आम आदमी। आम आदमी यहाँ पर अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता, पढ़ाता नहीं है, चाहे का कुछ भी हो जाए। बहुत ही कम है जो बहुत बीपीएल लोग हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में अवॉइड देखो करते हैं। एजुकेशन के ऊपर मैं आपको एक बात बताऊं, जी सर। एजुकेशन वहां पे कंपलसरी है। जी, 10वीं तक का आपने बताया। 10वीं तक का कंपलसरी है। आप यहाँ पे वहां पे चाइल्ड लेबर नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पे छोटा छोटा बच्चा ढाबे पे काम करता मिल जाएगा, छोटा छोटा बच्चा आपके घर के अंदर झाड़ू पोछा करता मिल जाएगा,
वहां पे इस तरीके का कंसेप्ट है ही नहीं। जब बच्चा पैदा हो गया, उसका नाम रजिस्टर हो गया, रोल हो गया, अगर वो स्कूल नहीं गया तो गवर्नमेंट वाले घर पे आ जाएंगे, भाई आपका बच्चा स्कूल पे क्यों नहीं गया, पेरेंट्स की क्लास लग जाएगी। देखो एजुकेशन जो है ना, आप एक लेवल तक ही आप फोर्स कर सकते हो। अगर वहां पे ऐसा नहीं है कि वहां पे सारे बच्चे ब्राइट निकल जाते हैं, ठीक है, एक मिनिमम एजुकेशन 10वीं तक का सबके पास, ठीक है, उसके बाद फिर गवर्नमेंट कहती है आप चाहे वोकेशनल कर लो या फिर आप 10वीं की पढ़ाई छोड़ के आप प्रोसेस वर्कर बन जाओ, बनोगे कुछ कमाओगे तो हमें भी टैक्स दोगे। नहीं, मेरा क्वेश्चन शायद ये है कि वहाँ के ज़्यादातर पेरेंट्स पब्लिक स्कूल को प्रेफ़र करते हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स को प्रेफ़र करते हैं? सबसे ज्यादा सिलेक्टिव स्कूल को, वहां पे देखो हर बच्चे को 6th क्लास तक पब्लिक स्कूल में पढ़ाता है हर कोई, ठीक है, और उस बच्चे पे मेहनत करी जाती है ताकि पब्लिक वो स्कूल मीन्स? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल है हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया का पब्लिक स्कूल है, ओके, ठीक है। जो यहाँ का पब्लिक स्कूल है हाँ। वो ऑस्ट्रेलिया का प्राइवेट स्कूल है। लेकिन वहां पे एक तीसरी कैटेगरी है सिलेक्टिव स्कूल, यानी कि पब्लिक स्कूल्स के अंदर ही एक सिलेक्टिव स्कूल्स की क्लास अलग चलती है, यानी 7th 8th 9th 10th 11th 12th स्कूल तो वही पब्लिक स्कूल है। जैसे यहाँ पे ग्रेड्स हो गए, जैसे यहाँ सेक्शन पर ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। जैसे यहाँ पर राजीव गांधी जी ने नवोदय स्कूल करने का शुरू एक कांसेप्ट लेकर के आए थे, चला नहीं वो शायद। मुझे नहीं पता वो क्या है, मैं तो वो वहां का बता रहा हूँ। तो 6th क्लास के अंदर या 7th क्लास के अंदर वो एग्जाम होता है, उसके अंदर जो बच्चा बेस्ट परफॉर्म करता है, फिर उसके अंदर सिलेक्टिव स्कूल्स की एक लिस्ट है, बेस्ट, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट, डिपेंडिंग कि उस सिलेक्टिव स्कूल्स के अंदर उस स्कोर के अंदर वो स्कूल अगर आपको ऑफर करता है तो आप उस बच्चे को उसके अंदर ले। एजुकेशन फिर भी फ्री है, लेकिन वहां पे टीचर्स जो अगर मतलब उनका ये है कि जो बच्चा ब्राइट है तो उसको ब्राइट एक्स्ट्रा केयर टीचर्स दिया, के साथ ही और ज्यादा ब्राइट होने दिया एक्स्ट्रा जाए, केयर दिया जाए। एक्स्ट्रा केयर दिया। तो फिर जब लेकिन जब उनका एग्जाम होता है तो उसके अंदर सिलेक्टिव स्कूल के बच्चे बेस्ट परफॉर्म, उसके बाद प्राइवेट स्कूल के होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिलेक्टिव स्कूल का ही टॉपर होता है, हो सकता है कोई सिलेक्टिव स्कूल में उस टाइम पे ना गया हो, बच्चा 10वीं 11वीं में बहुत ज्यादा ब्राइट हो गया हो, वो अपने आप से ही। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज नहीं है। आम ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स को लेकर के चलते हैं। जैसे यहाँ पर है, माँ-बाप बच्चों को मार-मार के डॉक्टर बनाएँगे, इंजीनियर बनाएँगे, ठीक है? आईएएस बनाएँगे, आईपीएस बनाएँगे या फिर आईएम एमबीए वगैरह करवाएँगे। वहाँ के जो बच्चे हैं, वो क्या वहाँ पर भी ये इंजीनियरिंग वाला क्रेज़ है, डॉक्टर बनने वाला क्रेज़ है? आर दे इन द सेम रैट रेस लाइक व्हाट वी हैव हियर इन इंडिया? नहीं है, इट्स नॉट लाइक दिस। इंजीनियरिंग इज अ वेरी लो प्रायोरिटी थिंग, वहां कोई भी इंजीनियर बन जाएगा, इंजीनियर्स को वो पूछता ही नहीं वहां पे। वहां पे बेस्ट नंबर 1 जाता है वेटरनरी डॉक्टर्स, डोंट टेल मी। मेडिकल, अकाउंट्स, लॉ, लॉ जाता है, लॉ बहुत हाई है। यानी कि जब मेरिट निकलता है 12th के बाद, हाँ, सबसे ज्यादा जो प्रेफर्ड, हाईली प्रेफर्ड है वो वेटरनरी डॉक्टर, ओके। उसके बाद डॉक्टर्स या लॉयर्स। इंजीनियर्स तो ये कहावत है, कुछ नहीं बोला तो तू इंजीनियर तो बन ही जाएगा। ओह माय गॉड! तो वेटरनरी डॉक्टर्स की वहाँ पर क्या डिमांड है? मतलब जानवरों के डॉक्टरों की वहाँ पर इतनी डिमांड क्यों है? भाई पैसा सबसे ज्यादा वही है, हर कोई तो कुत्ता पालता है, और कुत्ता बीमार होता है, गवर्नमेंट तो कुत्ते को ठीक करने के लिए पैसे नहीं देती, वो इमोशनल इशू हाँ, होता है, कमाते हैं पैसे। घोड़ों की दौड़ होती है, कुत्तों की दौड़ होती है, उन सब की ब्रीड्स को मेंटेन किया जाता है, अच्छे हैं। तुम्हारे फार्म एनिमल्स, कैटल है। मतलब वहाँ पर आम डॉक्टर से ज़्यादा इज़्ज़त जो है वो जानवरों के डॉक्टर की है। इज्जत तो सबकी है भाई। अच्छा, नहीं मतलब कमाई। कमाई, कमाई सब कुछ नहीं होती बॉस, वहां पे कोई कमाई के पीछे इतना नहीं भागता। आप अपना काम खत्म करके आ गए तो जो आपका काम पे बॉस है, अगर आपको वो शॉपिंग सेंटर में मिलेगा तो तो आपका आप फ्रेंड उसको है। मिलो ना मिलो, आप उसके यहाँ तो मतलब उसकी कोई चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है, और उसको भी पता है, वो भी तुमसे बहुत प्यार से ही बात करेगा। मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ पर जानवरों के डॉक्टर की ज़्यादा डिमांड है, मिस-सर्विस। सप्लाई एंड डिमांड वाली बात है ना, जितने जितने वहां पे हाँ, सब कोई वहां नहीं है, तो जितनी कॉलेज में सीट्स होंगी, जितनी कम होंगी। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो नंबर 1 पे अगर कोई लोग चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं तो वेटरनरी डॉक्टर। जिस टाइम तक मैं था तब तक तो वो था, अब आज कुछ प्रेफरेंस चेंज हो गई हो तो मुझे नहीं, क्योंकि ठीक। मेरे को ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके से इन्वॉल्व हुए हो गए 15 साल तो हुई पर ये कि साहब सबसे कम इंजीनियर्स हैं। उस टाइम पे।
नहीं, इंजीनियर्स के अंदर भी मैकेनिकल इंजीनियर्स को तो कोई पूछता नहीं, अब तो उनको माइग्रेट करवाते ही नहीं, लेकिन सिविल इंजीनियर्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के IT में। ग्रेजुएट्स हैं, इन सब की डिमांड है, उनको बुलाते। साइंटिस्ट हैं, अगर आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो तो तो बुलाएंगे। यू आर इन डिमांड, हाईली यू आर इन हाँ, डिमांड। अगर आप रेडियोलॉजिस्ट हो और अच्छा, डॉक्टर्स में हाँ, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। हाँ, कुछ मतलब उनका ऑक्यूपेशनल लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर एक प्रेफरेंस है भाई, जिस चीज की ज्यादा शॉर्टेज है, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम सर्वे करके देखती रहती है भाई हमारे को इस चीज में दिक्कत है, तो उसको ऑक्यूपेशनल लिस्ट के अंदर प्रायोरिटी दे देते हैं, तो फिर उसके लिए उसी हिसाब से माइग्रेट करवा लेते हैं। काम करने का मजा आपको कहाँ है? इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर सब जगह? सब जगह, और क्योंकि अब मैं जो काम करता हूँ उसको एंजॉय करता हूँ, बोझ बना करके नहीं करता ना। मेरा ये मोटिव नहीं है कि मेरे को इतना पैसा कमाना है। एक टाइम था जब मेरे को कैपिटल जनरेट करना था, एक चाहत थी, एक लेवल आ गया, हाँ, अब क्या करना आई है? एम पास्ट माई पीक, बट आई एम एंजॉयिंग इट। यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी जीएसटी को रैशनलाइज करके 6 और 18% पे लेकर के आ गए और 0% पे लेकर के आ गए। ऑस्ट्रेलिया का जीएसटी ऑस्ट्रेलिया में जीएसटी, मैं वहीं था जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, साल मुझे याद नहीं है, 2015-16 शायद में 2000 के आसपास, शायद हाँ 2000 के आसपास की 99 2000 उस टाइम पे जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले वहां पर भी वैट होता था। वहां पे उस टाइम पहले उसमें भी वैट ही होता था। वहां पे कभी भी, वहां पे सिर्फ एक ही स्लैब है 10%, तब भी 10% थी, आज भी 10%। वहां पे या तो है या नहीं है। दैट्स ऑल। दूध पे 0 है, कस्टर्ड पे 10%, आलू पे, रॉ आलू पे 0 है, चिप्स पे 10%। 10% का स्लैब या तो है या तो नहीं। तो मतलब सच कोई वो नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ। 1500 सीसी की गाड़ी है तो उस पे 12% 1200 सीसी 18% का। है, 1500 से ऊपर है तो 40% है। ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे मर्सिडीज खरीदो वहां पे, चाहे टोयोटा खरीदो, चाहे किया खरीदो, है 10% सब पे। नहीं, यहाँ पर तो आपने रॉ पेपर खरीदा 18%, उसका अगर गत्ता बना करके दिया तो 12%, 6%, और अगर आपने उसकी कॉपी बना दी तो 0%। वो मुझे ज्यादा नहीं, डिटेल मैं नहीं मैं पता यहाँ का है। आपको वैसे बताऊँ, यहाँ पर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी है रैशनलाइजेशन करने के बाद। वहाँ का सच कोई नहीं है, वहाँ पर या तो है मैं या नहीं आपको है। वहां का बता देता हूँ कि वहां पे क्या है। आपको तो कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होती फिर। हमारे को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम तो जो बिजनेस करते हैं उसमें 10% है। अब पहले इम्पोर्ट ड्यूटी होती थी 5% होती थी, अब एफटीए हो गया ऑस्ट्रेलिया से, 0 है। वहां पे गवर्नमेंट के साथ डील करना बहुत आसान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक कस्टमर है, उसको मैं, वो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट बनाता है, तो उसको मैं जब बिजनेस में सप्लाई करता रहा, 2-3 साल तक मैं उसको माल सप्लाई करता रहा इम्पोर्ट करके इंडिया से। जी। तो एक दिन बार मैं उससे मिलने गया तो ऐसी बातों बातों में बात चली, तो कहता भाई तू कस्टम ड्यूटी कितनी देता है? मैं कहा जी मैं तो 5% देता हूँ। तो उसने बोला तेरे को पता है कि कस्टम ड्यूटी जो है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के ऊपर 0 है? मैं कहा मुझे नहीं पता था। मैं वापस सिडनी आया, मैंने अपने सीए से सीए नहीं, अपना कस्टम हैंडलिंग एजेंट जो है, जो मेरा कस्टम सीएचए जो, हाँ सीएचए, उससे बात करी। मैंने कहा भाई तू तो मेरे को 5% चार्ज करके दे रहा है, ये तो 0 है। कहता अच्छा जी 0 है, तो आप एक काम करो, आपने आज तक जितनी भी शिपमेंट्स ली हैं उनकी आपके पास सबूत होंगे, आप वो लिस्ट मुझे भेज दो, मैं रिफंड के लिए अप्लाई कर देता हूँ। जो रिफंड आएगा उसका 10% मैं अपनी सर्विस चार्ज लूंगा। मेरे 3 साल पहले से लेकर के उस डेट तक की जितनी शिपमेंट्स गई थी उसकी जो कस्टम ड्यूटी थी, 10 दिन के अंदर प्रोसेस करके मुझको वापस, 10 दिन के 10 अंदर दिन के अंदर पूरा 3 साल का वापस कर दिया। 3 साल का मेरा पुछला, क्योंकि जो मैंने इंपोर्ट किया था उसके कस्टम डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास, उसी ने लॉन्च किए थे, उसी ने मेरा एप्लीकेशन, बस मैंने तो उसको इतना बोला, बस उसने अपने मेरे एंड पे लॉन्च करे और मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, और उसका साथ में बिल आ गया, वो बिल मैंने उसको पे कर दिया, खत्म। इंडियन गवर्नमेंट को पैसा दे करके वापस ले आना, अरे भाई। तो नहीं मिलता। जब जीएसटी से पहले हम जो यहाँ काम करते थे, हम 100% एक्सपोर्ट, हमारा एक्साइज में रजिस्टर्ड था, ठीक है ना। तो जब मैंने यहाँ पे कास्टा में फैक्ट्री लगाई तब यूपी में था, एक्सपोर्ट हम करते हरियाणा वाली कंपनी से, चाहते तो जब हमने सब कुछ यहाँ लगा दिया तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते थे, बिल्कुल ठीक। लेकिन यहाँ वाले गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट कहती थी
अगर आपने एक्सपोर्ट किया और आपको वैट जो आपका लगता है, जो एक्साइज जो लगता है, हम आपको रिफंड नहीं करेंगे। आप उसके अगेंस्ट लोकल सेल में ऑफसेट कर लो। भाई हमारी लोकल सेल है ही नहीं, बिल्कुल ठीक। तो जो पैसा हमने दे दिया वो तो फिर वहां जमा ही होता चला जा रहा बैंक गवर्नमेंट के पास। वो फॉर्म एच वाली बात कर रहे हैं आप? कुछ था, ऐसा ही अच्छा, था। ठीक ठीक। हरियाणा गवर्नमेंट कहती थी यहाँ से आप एक्सपोर्ट करोगे तो हम आपको रिफंड कर देंगे। हरियाणा वाली कंपनी से ही एक्सपोर्ट करते रहे। और मजेदार एक बात सुनो, हमारे पास जब जीएसटी आया 2017 में आया, बिल्कुल। हमारा जो एक्साइज का जो बैलेंस था वो जीएसटी के अकाउंट में रोल ओवर नहीं हुआ। हमको शिपमेंट भेजनी थी, तो हमने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एलयूटी में लेकर LUT, के हाँ। और शिपमेंट्स भेजते रहे, भेजते रहे, भेजते रहे। लेकिन परचेज करने पे तो हमारे को जीएसटी लग रहा था, हमारा एक्साइज का पैसा जमा था। भैया हमारा तो पैसा ब्लॉक हो गया था ना। 6 महीने बाद वो पैसा जो है हमारा रोल ओवर करके जीएसटी के अकाउंट में आ गया। भाई तो फिर उसके बाद हमने आईजीएसटी के बिल बनाने शुरू कर दिए, एलयूटी पे ना करके आईजीएसटी के ऊपर बिल बनाए और हमने अपनी शिपमेंट भेजी। हमको उस टाइम तक ये नहीं पता था कि शिपिंग बिल के ऊपर एलयूटी का शिपिंग बिल अलग हाँ। होता है और आईजीएसटी वाला शिपिंग बिल अलग होता है। बिल्कुल। भाई जो शिपिंग बिल वाला आता था उसको शिपमेंट देते थे, वो अपना भेज रहा है, भेज रहा है, भेज रहा है, भेज रहा है। हमने अपना आईजीएसटी के बिल बनाए, उसको दे दिया, वो एलयूटी के शिपिंग बिल बना करके उसको भेजता था और हमने अपनी जीएसटी की जो रिटर्न गई वो उसके जमा अंदर कराता वो था। पैसा जमा करा दिया। गवर्नमेंट को तो हमने पैसा जमा करा दिया, शिपिंग बिल के ऊपर आपने वो एलयूटी मेंशन पे किया गया हुआ, था, हाँ। एलयूटी पे गया था। 3-4 शिपमेंट जाने के बाद एक बारी कस्टम वाले ने हमारे डॉक्यूमेंट मंगवाए सीएचए वाले से। उसने कहा देखो साहब बिल में तो आईजीएसटी लगा, शिपिंग बिल पे एलयूटी है। तब वो गलती पकड़ में आई, तब उसको सुधारा गया। उसके बाद तो जो पैसा हमने अपनी रिटर्न में तो दे दिया और शिपिंग बिल से हमको रिफंड नहीं हुआ, 8.5 लाख रुपया। उसको रिकवर करने के लिए हम गवर्नमेंट के पास गए। कोई कहे यहाँ मिल लो, कोई कहे वहां मिल लो, कोई कहे यहाँ मिल ले, कोई कहे वहां मिल लो। हमें पता ही नहीं भैया किसके पास जाना है। हमने वो केस डाल दिया। 2 साल बाद, 3 साल बाद जब वो चीजें सेटल हुई तो तब उस 3 साल बाद हमारे को बताया कि जी इसको अपील में डाल दो। हमने अपील में डाला एक डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने कहा जी आप तो टाइम बार हो गए। इतना बड़ा सिस्टम चेंज हुआ। भाई सारा रूल तो जानना हमारे बस का है नहीं। बिल्कुल। हमने तो आपको गवर्नमेंट को तो पैसा दे ही दिया ना। आप तो प्रोडक्शन के बंदे, आपने भाई प्रोडक्शन भाई करना है। प्रोडक्शन के बंदे नहीं है, हमने तो टैक्स गवर्नमेंट को दिया ना। बिल्कुल। टैक्स तो दिया ना, गवर्नमेंट को दिया हुआ है ना। एग्जैक्टली वही चीज है, आप कंपेयर कर लो। हमने कस्टम ड्यूटी वहां पे दी ना गवर्नमेंट को, वो एप्लीकेबल नहीं थी तो मैं गवर्नमेंट ने वापस कर दी। वहां पर आपको 10 दिन में मिल 10 गया। दिन में मिल गई। अपील के कोर्ट में गए, अपील के कोर्ट के अंदर वो कहता है ना जी हम कैसे मान ले आपने एक्सपोर्ट किया नहीं किया। वो शिपिंग बिल पड़ा हुआ है तो भी नहीं मानेंगे कि एक्सपोर्ट भाई किया। शिपिंग बिल हम आपको दे DL रहे है। हैं, शिपिंग बिल है, बिल ऑफ लेडिंग है, हाँ। और आपके पास हमारी रिटर्न्स हैं, उसी बिल पे हमने आपको इतना पैसा जमा किया है। सब कुछ मैच करा लो, सब कुछ 1 to 1 एक एक पैसे का हिसाब है। वो तो इनवॉइस में मेंशन है ना कि जी, किस- ना जी, ना जी, रिजेक्ट कर दिया। फिर किसी कंसल्टेंट से मिले, उसने फिर कहा जी आप हाई कोर्ट में केस डाल दो। अब हम हाई कोर्ट में डले हुए हैं। 2017 का पैसा 2025 हो गई है। हाई कोर्ट में चले गए, 4 बार तो वो डेटें लग ली, अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। हमने उनको ये कहा भैया हमारे को कैश रिफंड मत करो, हमारा जो पैसा आपने लिया है हमारे को इनपुट क्रेडिट में ट्रांसफर कर दो। That's it। ना दो जी, वो भी नहीं करना। अब इससे ज्यादा भाई क्या करूं, मजे वाली बात कर रहे थे ना। लेकिन अब क्या करें भाई। अब ठीक है भाई, ठीक है, अब कभी ना कभी उस उम्मीद में। नहीं, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपने 3 साल तक कस्टम ड्यूटी पे किया और बाद में व्हेन यू रियलाइज कि अरे तो मैं अननेसेसरी दे रहा था, तो जो भी आपका पैसा था वो सारा आपको 10 दिन के अंदर रिटर्न हो गया। और वो कितना अमाउंट था सर अंदाजा? अमाउंट मुझे याद अच्छा, नहीं ठीक है, है। मुझे तो केवल एक कंसेप्ट याद है भाई। और यहाँ पर क्योंकि जीएसटी सिस्टम चल रहा था, नया सिस्टम आया, एलयूटी सिस्टम नया इंट्रोड्यूस हुआ, 2016-17 की बात उससे थी। पहले भी एलयूटी होता था, उससे उससे- पहले भी होता था, उसमें सर लेकिन एच फॉर्म होता था उसमें। जो भी होता हाँ, था मुझे नहीं पता यार। अब हाँ, ठीक है, हाँ। अब गवर्नमेंट इतना भी कंपैशनेट नहीं है। और ये और मैं कौन सा गवर्नमेंट से पैसे मांग रहा हूँ भाई, मुझे मेरा पैसा दे दो भाई। और उसमें
सर उसमें भी कोई चीज इन्होंने अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट किया होता है कि आपको इनवॉइस के अंदर मेंशन करना है कि दिस शिपमेंट इज गोइंग अंडर दिस एलयूटी नंबर ये एंड यू विल नॉट ब्ला 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 जो भी था। जो भी और था, वही अब आपने रूल्स शिपिंग हैं, पता नहीं क्या रूल्स हैं भाई, कौन कौन सरकारी आदमी से कौन जीत सकता है। पर वहां पर ऐसी कॉम्प्लेक्स वहां पे कोई इस तरह की कोई बात नहीं है, सिंपल वहां का पे सिंपल। सरकारी अफसर कौन है मुझे नहीं पता भाई। मैंने सही काम करा अपने सीएच, वो जो सीएच है वो भी पूरी तरीके से क्वालिफाइड है ना, उसको लॉ पता है ना। अगर मैंने कस्टम ड्यूटी नहीं दी है तो वो भी लायबल है। जब तक मैं कस्टम ड्यूटी पे नहीं कर दूंगा मेरा माल सीएच रिलीज नहीं करेगा। ठीक है भैया, तो जो बात फेयर है, जो रूल्स है जो बने हुए उनको फॉलो कीजिए। यहाँ पर हमारे लिए इंडिया के अंदर जीएसटी के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत होती है आपको इनपुट क्रेडिट कैश में लेना या उसको एडजस्ट करवाना। खासतौर पे लेना तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब आपको इतनी आसानी से इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। आपका ऑस्ट्रेलिया में कैसे होता है? ऑस्ट्रेलिया में तो जीएसटी कोई मतलब, वहां पे एक एनुअल आप बिजनेस कीजिए। गवर्नमेंट वहां पे कैसे काम करती है मैं बताता हूँ। दो डिपार्टमेंट है, यहाँ भी वही दो डिपार्टमेंट है, एक जीएसटी का है, एक इनकम टैक्स का है। आप बिजनेस करते हैं, आप एंड ऑफ द ईयर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। बिल्कुल करते हैं। इनकम टैक्स की आपने रिटर्न फाइल करी, आपने जो एडवांस टैक्स दिया है और जो एक्चुअल आपकी लायबिलिटी बनी उसको एडजस्ट। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कहती है कि अगर आपने एडवांस टैक्स 1 लाख रुपए जमा कराया है और आपकी लायबिलिटी 1,20,000 की बनी, तो 20,000 रुपए के ऊपर आपको पेनल्टी पे करके वो 20,000 प्लस पेनल्टी पे करके आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। यही रूल इनकम टैक्स के अंदर वहां पे भी है, ठीक है। लेकिन वहां पे पेनल्टी उस एक्स्ट्रा 20,000 रुपए पे नहीं है। वहां पे वो जो आपकी लायबिलिटी बनती थी जिस टाइम पे वहां पे है एक सिस्टम पे एज यू गो, PAYG, पे एज यू गो। गवर्नमेंट क्या करती है, आप बिजनेस करते हैं, आपने आपकी इतनी टैक्सेबल इनकम बनी, उस टैक्सेबल इनकम पे आपका एक एक्स अमाउंट ऑफ टैक्स बना, इनकम टैक्स, उसके ऊपर 10% जोड़ करके उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके गवर्नमेंट आपको बोलेगी हर 3 महीने पे, अब अगले साल में जब जैसे मान लो 2024 साल खत्म हो गया, 2024 की जब आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, तो 2000 जिस दिन आपने रिटर्न फाइल करी उस दिन तक जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी थी, अगर आपको देना था तो आप उस दिन तक दे दीजिए वो पैसा। उसके बाद अगर आप डिले करते हैं तब आपको पेनलाइज किया जाए। उस दिन तक की आपकी जो लायबिलिटी बनती है इमीडिएटली पे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने 1 लाख रुपए तक का जमा करा रखा है, आपकी 1,20,000 की बन गई है, आप 20,000 हमें और दे दीजिए, और कोई पेनल्टी नहीं है। कोई पेनल्टी नहीं है। लेकिन आज आपको 20,000 की डिमांड हमारी तरफ से आई है, 14 दिन में या जो भी एक स्टिपुलेटेड पीरियड में अगर आपने वो पैसे जमा नहीं करे तब हम आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और पेनल्टी लगाएंगे। और आपको अगर इसको पे करने में दिक्कत आ रही है, कोई फाइनेंशियल हार्डशिप है, तो हम आपकी किस्तें भी बांध देंगे। अच्छा, दूसरा आपने बताया टैक्स एज यू गो। इट मीन्स कि अगर मेरा 1 लाख रुपए मैंने इस साल टैक्स दिया है तो 4 क्वार्टर में बांट दिया तो 25,000 रुपया है ना। और अगर मुझे इस क्वार्टर में, अगले क्वार्टर में अब मुझे 25,000 प्लस 10% का टैक्स, एडवांस टैक्स करना है। एडवांस टैक्स नहीं है, हर तीसरे महीने पे आपको एक एक्टिविटी स्टेटमेंट मिलेगी। उसके अंदर आपकी इनकम टैक्स की पे एज यू गो की इंस्टॉलमेंट 25,000 प्लस 10% 27,500 मेंशन हो जाएगा। वो हो गई। आपने उससे पिछले साल भाई बिजनेस किया था तो परचेज करी और सेल करी, ट्रेडिंग अकाउंट में दो ही चीजें हैं। बिल्कुल। जो डिफरेंस आया उतना आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना था, ठीक है ना। तो वो अमाउंट मान लो $20,000 था, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, 20,000 के ऊपर फिर 10% जोड़ करे, $22,000 को फिर 4 से डिवाइड कर दो, 5,500 रुपए आपका बिजनेस एक्टिविटी स्टेटमेंट का जीएसटी का इंस्टॉलमेंट हो गया। तो 5,500 रुपया जीएसटी का जमा करवा दो, 27,500 जो है अपने को इनकम टैक्स का जमा करवा दो, टोटल आपका जो भी बन गया 32,000 रुपए जो भी बन गया, आप हर क्वार्टर पे जमा कराते चले जाओ। और जो रिटर्न होगा वो लास्ट में आपका सुनो ठीक है। उसके बाद भी आपको चॉइस है, जो बिजनेस एक्टिविटी वाली स्टेटमेंट है, अगर आपको ये लगता है कि आपका बिजनेस जितना पिछले साल चला था उससे कम चल रहा है या कम चलेगा या आपको लॉसेस हो रहे हैं, एक्चुअल बेसिस पे उनको हर क्वार्टर का रिपोर्ट दे दो कि जी मैंने इतने रुपए की परचेज करी, इतने रुपए की सेल करी, ये डिफरेंस आपके पास रखा है। तो एक्चुअल्स के ऊपर पे करते चले जाओ, फिर वो 1 साल तक वही चलेगा। फिर साल के बाद फिर आपको ऑप्शन आ जाएगी, या तो क्वार्टरली जो इनकम बनती है जो लास्ट गई है वो इंस्टॉलमेंट्स पे देते चले जाओ,
या एक्चुअल पे देते चले जाओ। सो सिंपल। वेरी सिंपल। और लास्ट में अगर सपोज करो मैंने इनका जीएसटी और इनकम टैक्स ज्यादा दे दिया, जब क्योंकि लास्ट में आप रिकंसाइल करोगे पूरे साल का। वहां पे जैसे यहाँ पे एनुअल जीएसटी जाती है, वैसे ही एनुअल जीएसटी वहां भी जाती है। ठीक है। जब आपकी जिस तरीके से इनकम टैक्स डील होता है कि भैया इतना टैक्स पे किया, एक्चुअल में इतना बनता था, अगर आपने ज्यादा टैक्स पे कर रखा है तो हमसे रिफंड ले लो। वहां पे रूल है शायद 14 दिन का या 15 दिन का। जब आपने रिटर्न लॉन्च करी है 14 दिन के बाद अगर उन्होंने आपकी रिटर्न फाइनल नहीं करी है तो, और अगर आपका पैसा लेना बनता है तो वो आपको ब्याज देगी। और जीएसटी का इनकम जीएसटी का भी उसी तरीके चलता है। आपने एनुअल जीएसटी जब बना दिया, अगर आपने परचेज ज्यादा, कुछ पता नहीं ना बिजनेस कैसे बिहेव करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। किसी साल आपने परचेज ज्यादा करी है, सेल कम करी है, अनप्रिडिक्टेबल तो है ही। ठीक है ना। और किसी साल आपने पिछला स्टॉक भी बेच करके सेल ज्यादा करी है, तो एक्चुअल जीएसटी पेबल जो है ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इस साल आपने परचेज ज्यादा करी है, सेल कम करी है, तो आपका इनपुट क्रेडिट खड़ा हो गया, तो गवर्नमेंट फिर क्या करेगी? ठीक है जी, इस साल को जब आपने खत्म करा तो आपने जितना परचेज करा, आपने एक्सेस, आपका जीएसटी हमारे पास पड़ा है, हमें नहीं चाहिए, ये रहा आपका पैसा, आपको दे दिया, जीएसटी का रिफंड आपको कर दिया। यानी कि यहाँ पे हर साल हाथों हाथ, एवरी ईयर, फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे इनपुट क्रेडिट आपका खड़ा चल रहा है सालों साल ना। उस साल हो गया, अब आपने परचेज ज्यादा, भाई आपका इनपुट क्रेडिट कैसे बनेगा? आपने परचेज ज्यादा और सेल कम करी है तो आपका बन गया, आपको दे दिया। फिर क्या होगा? अगले साल फिर जब उस स्टॉक को बेचोगे आपका टैक्स ज्यादा बनेगा ना। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट कब ले लेगी? दूसरी बात, आपने एक पार्टी को माल बेचा, वो पार्टी बैंकरप्ट हो गई। जब आपने माल बेचा, आपने सेल करी, आपने उस पर टैक्स चार्ज करा अपने, ठीक है। अगर वो पार्टी बैंकरप्ट हो गई तो कोर्ट अपॉइंटेड लिक्विडेटर या फाइनेंशियल का जो क्या एक टर्म होती है उसका नाम मैं भूल गया, मतलब मीडिएटर। लिक्विडेटर तो होता है जब कंपनी बिल्कुल बिक जाती है, उससे पहले को मैनेज करते हैं, आकर के फाइनेंस को मैनेज करते हैं, शायद कंपनी बचा लेगी, वो उसका नाम मैं भूल रहा हूं उन लोगों का, ठीक है। तो वो लोग आएंगे, वो लोग सारी असेसमेंट करेंगे, तो जो आपके पास बिल्स वहां पे गए हुए हैं उनके रिकॉर्ड में है। फिर वो आपको, मान लो कंपनी लिक्विडेट हो रही है, आपको उस कंपनी से $30,000 लेना है, $30,000 का माल बेचा, उसके ऊपर 3,000 का आपने टैक्स लगाया, आपको $33,000 जो है उनसे लेने हैं। तो वो ये कहेगा, लिक्विडेटर आगे कहेगा, देखो जी आपके 30,000 रुपए की बेसिक वैल्यू थी, रुपए में 10 पैसे ही आपको वापस मिलेंगे, यानी 30,000 में से आपको 3,000 ही वापस मिलेंगे। कंपनी लिक्विडेट हुई, उन्होंने एक सर्टिफिकेट बना करके आपको दे देंगे, 30,000 था, रुपए में 10 पैसे, 3,000 रुपए आपको दे दिए गए, ठीक है। 3,000 के ऊपर $300 का जीएसटी आपका एडजस्ट कर दिया गया, ये लो 3,300 रुपए वापस कर लो। फिर जब आप अपनी रिटर्न लॉन्च करेंगे तो आपको 27,000 का तो लॉस हो गया, वो आपने एज बैड डेट्स डिक्लेयर कर दिया, और जो $3,000 लेने थे उसमें से $300 आपको मिले, $2,700 जो है वो आपके नहीं डूबे, वो गवर्नमेंट को डूबे। भाई टैक्स तो आपने गवर्नमेंट के नाम पे खरीदा लिया था, ओके। तो वो $2,700 भी गवर्नमेंट को ही आप पेनलाइज कर देंगे कि मेरे 2,700 वहां हो गए, मतलब वो 2,700 मैंने गवर्नमेंट को दे दिए। इसका मतलब कि अगर मुझे सपोज करो इसी पे चलें, $3,000 का लॉस हो रहा है कहीं, और बाद में जो भी हो गया एडजस्ट करने के बाद उसको मैं गवर्नमेंट से अपने टैक्स के अंदर कटवा दूंगा। बिल्कुल, जो मेरी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसमें कटवा दूंगा। वो क्योंकि उसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है। यहाँ तो गवर्नमेंट ये कहती है, आपने किसी से माल खरीदा, उसने अपनी रिटर्न में लॉन्च नहीं करा, डिक्लेयर नहीं करा, तो आपको भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। भाई मेरी गलती क्या है? मैंने तो उसको पैसा दे दिया। वो तो पेनल्टी भी लेती है गवर्नमेंट। हाँ, तो भाई मैंने तो उसको टैक्स दे दिया, उसके घर में कोई बीमार था, उसकी नीयत खराब हो गई, वो टैक्स लेके भाग गया, मेरी क्या गलती है भाई? हाँ, यहाँ तो ये है, बिल्कुल ये है। नहीं, वो इंटरेस्ट भी लेते हैं, साथ में पेनल्टी भी लेते हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं। हाँ, वहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर ऐसा कुछ है नहीं। इसका मतलब वहां पर अगर हम बिजनेस करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस करते हैं, तो आपका दिमाग टैक्स इवेजन की तरफ नहीं जाएगा, बिजनेस प्रमोशन की तरफ जाएगा। वो आपका अपना मुकद्दर है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आप किस तरीके से करते हो। देखो बिजनेस बिजनेस है, वो वहां पे वो देखो रिस्की तो है, बिजनेस का रिस्क तो वहां पे भी है, हर जगह है। पर गवर्नमेंट का सपोर्ट है, हैंड हेल्डिंग है। गवर्नमेंट का कोई हैंड हेल्डिंग कुछ नहीं है, हैंड होल्डिंग कुछ नहीं नहीं, है। तो हैंड होल्डिंग यही तो है कि जो नहीं, आपका नुकसान हो गया, डूब गया, उसको हैंड होल्डिंग वाली बात है ही नहीं भाई, सीधी सी बात है। टैक्स तो गवर्नमेंट ने कहा कलेक्ट करो, तो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ।
मैंने थोड़ी कहा था मेरी टैक्स को मेरा प्रॉफिट का हिस्सा थोड़ी है भाई, इसमें हैंड होल्डिंग वाली कोई बात नहीं है, उनकी अपनी थिंकिंग है भाई। टैक्स का भाई उसमें कोई आदमी लिक्विडेट हो गया, वो बैंकरप्ट हो गया, मेरा उसने पैसा नहीं दिया, तो मैं उसका टैक्स का पैसा भी आपको कैसे वापस कर दूं? 30,000 तो मेरा डूब गया और 30,000 मैं उसको ऊपर